हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, यानी नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की विशेषताओं को। दोस्तों, आजकल मैं आपके पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं और जल्द ही सेकंड और थर्ड पेपर को भी कवर कराऊंगा। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द सालिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, यानी न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की विशेषताओं के ऊपर एक नोट लिखिए। लेट्स सी द आंसर। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में, द पीरियड ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी, यानी शुरुआती 18वीं शताब्दी का जो समय है, इज नोन, वो जाना गया, एज द अगस्तन एज, अगस्तन एज के नाम से जाना गया, और द क्लासिकल एज, और क्लासिकल एज के नाम से भी जाना गया, एंड हैज बिकम पॉपुलर, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, एज द न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज के रूप में। द पीरियड ऑफ किंग अगस्तस, किंग अगस्तस का जो समय था वॉज क्लासिक, वो क्लासिक था, और गोल्डन एज ऑफ रोम, और रोम का गोल्डन एज था, एंड द सेम टेंडेंसीज, और वही जो प्रवृत्तियाँ थीं वर रिसीव्ड, वो प्राप्त की गईं, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एन, क्वीन एन के रेन यानी शासन काल के दौरान। सो इस प्रकार इट इज़ नोन, यह जाना गया, एज द क्लासिकल एज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्लासिकल एज के रूप में जाना गया। बट सिंस, लेकिन फिर भी, ऑल द क्लासिकल क्वालिटीज़, जो सभी क्लासिकल क्वालिटीज़ थीं, कुड नॉट बी एडॉप्टेड, उनको स्वीकार नहीं किया जा सका, एंड सम ऑफ देम वर चार्ज्ड, और कुछ पर आरोप भी लगाया गया। सो इस प्रकार इन द लिटरेरी फील्ड्स, साहित्यिक क्षेत्रों में, इट केम टू बी नोन, यह जाना गया, एज द न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज के रूप में जाना गया, एंड मैथ्यू अर्नोल्ड नेम्ड इट, और मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको एक नाम दिया, एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, यानी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन का नाम दिया। देयर वॉज एन अटेम्प्ट, यह यहाँ एक प्रयास था, टू रिवाइव द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कि लोगों की रुचि को रिवाइव्ड किया जा सके, यानी पुनर्जीवित किया जा सके, इन क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर में, एंड द क्लासिकल कन्वेंशंस, जो क्लासिकल कन्वेंशंस थीं, यानी जो परंपराएं थीं, वर इमिटेटेड, उनकी नकल की गई थी, बाय द राइटर्स, लेखकों के द्वारा, लाइक अलेक्जेंडर पोप, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप। दिस इज वाई, कारण यह है, द एज ऑफ पोप एंड जॉनसन, जो एज ऑफ पोप और जॉनसन हैं, इज ऑफन कॉल्ड, इनको अक्सर कहा गया, द न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज के रूप में पुकारा गया, इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में। देयर हैव बीन ग्रेट नेम्स, कई महान नाम दिए गए, लाइक एडिशन, स्विफ्ट, गोल्डस्मिथ, फील्डिंग एंड पोप, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूटेड, योगदान दिया था, टू द लिटरेचर ऑफ द न्यू क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज के साहित्य में। द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड वर गवर्नड,
इस पीरियड के जो लेखक थे वर गवर्नड, उन्होंने शासन किया था बाय द एंशियंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी प्राचीन नियमों और प्रिंसिपल्स सिद्धांतों के द्वारा। द प्रिंसिपल्स ऑफ द रियलिटी, यानी वास्तविकता के जो सिद्धांत थे, एंड सुप्रीमेसी ऑफ दीज रूल्स, और इन नियमों की जो सुप्रीमेसी थी यानी जो सर्वोच्चता थी, वॉज कंसीडर्ड, उनको समझा गया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण समझा गया था। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड, इस पीरियड को कहा गया द पीरियड ऑफ रीजन, पीरियड ऑफ रीजन कहा गया इन गुड सेंस, गुड सेंस में। इट वॉज द एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। व्हेन द एम ऑफ लिटरेचर, जब लिटरेचर का जो एम, उद्देश्य था, वॉज टू स्प्रेड नॉलेज, वो ज्ञान को फैलाना था, एमोंग द कॉमन मैन, उन साधारण लोगों के बीच में ज्ञान को फैलाना था। विद दिस न्यू डेवलपमेंट, इस नए विकास के साथ, द रियल पोइटिक क्वालिटीज, जो वास्तविक पोइटिक क्वालिटीज़ थीं, लाइक इमेजिनेशन, जैसे कि इमेजिनेशन यानी कल्पना, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, वो साथ साथ डिसअपियर्ड हो गई, अदृश्य हो गई। द पीपल इन दिस पीरियड, इस पीरियड में जो लोग थे, हैड डेवलप्ड, उन्होंने विकास किया था, ए न्यू रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एटीट्यूड, यानी नए धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास किया था, टू लाइफ, जीवन के लिए। दे हैड नो रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट नहीं रखते थे, फॉर बॉन्डलेस इमेजिनेशन, यानी बंधनहीन कल्पना के लिए। देयर आउटलुक वॉज टोटली रेशनल, उनका दृष्टिकोण पूरी तरीके से रेशनल था, तर्क संगत था। इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी पहलुओं में, जैसे रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी। इमेजिनेशन वॉज कंसीडर्ड, इमेजिनेशन को कंसीडर्ड, समझा गया था, टू बी द मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक समझा गया था। एंड दे एम्फेसाइज्ड इंटेलेक्ट इन एवरी फील्ड, और उन्होंने एम्फेसाइज्ड, जोर दिया था, इंटेलेक्ट, बुद्धि के ऊपर, इन एवरी फील्ड, सभी क्षेत्रों में। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड का जो लिटरेचर था, वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हुआ था, बाय द फ्रेंच राइटर्स, फ्रेंच लेखकों के द्वारा, एंड पोइट्री एंड ड्रामा, और जो पोइट्री और ड्रामा थी, वर डेवलप्ड, वो विकसित हुई थी, अंडर द फ्रेंच इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंदर विकसित हुई थी। देयर वॉज नो मीनिंग, यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, यानी कोई अर्थ नहीं था, ऑफ द ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ की ओरिजिनलिटी पर। एक्सप्रेशन वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, जो हाव भाव थे वो महत्वपूर्ण थे, देन मैटर, अपेक्षाकृत मैटर के। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन थी, वॉज एम्फेसाइज्ड, उस पर जोर दिया गया था, एंड वेरी लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू प्रोफाउंडिटी ऑफ थॉट, यानी विचार की गहराई पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। एनोदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता थी, ऑफ द एज, इस एज की, वॉज द बिलीफ, वो विश्वास थी, दैट लिटरेचर मस्ट फॉलो नेचर, कि लिटरेचर को नेचर को फॉलो करना चाहिए, विच मीन्ट, जिसका मतलब था ह्यूमन नेचर से। लिटरेचर मीन्ट, लिटरेचर का मतलब है द न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की व्याख्या करना। एज, क्योंकि दे शॉ, उन्होंने देखा था, इन सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कल्स, सोशल और पॉलिटिकल सर्कल्स में। सो इस प्रकार द पोइट्री ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड की जो पोइट्री थी, यानी जो कविताएं थीं, बिकेम द पोइट्री ऑफ टाउन, वो टाउन की कविताएं बन गईं। द कॉफ़ी हाउसेज एंड आर्टिफिशियल सोसाइटी, ये भी बन गईं। द लिटरेचर ऑफ द एज, इस एज का जो लिटरेचर था, वॉज कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, अवे फ्रॉम कंट्री लाइफ, वो शहरी जीवन से दूर हो गया था।
द राइटर्स ऑफ दिस एज, इस एज के जो राइटर्स थे वर अगेंस्ट, वो खिलाफ थे, एवरीथिंग, सभी चीज़ों के, दैट वॉज रोमांटिक, जो रोमांटिक था, एंड रिगार्डेड द ओल्ड इंग्लिश राइटर, और ओल्ड इंग्लिश राइटर्स को समझा जाता था विद कंटेम्प्ट एंड इंडिफरेंस, अवमानना और उदासीनता के साथ समझा जाता था। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की जो लैंग्वेज और स्टाइल थी, भाषा और शैली थी, वॉज कंसीडर्ड, उसको समझा गया था, इन्फीरियर एंड ऑब्सक्योर, यानी तुच्छ और गूढ़ समझा गया था। द हीरोइक कपलेट वॉज रिकॉग्नाइज्ड, हीरोइक कपलेट को रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना गया था, एज द ओनली प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन के प्रॉपर मीडियम के रूप में समझा गया था। एंड इन दिस कपलेट, और इस कपलेट में द पोएट्स, जो कवि थे, पुट ऑल द स्किल्स, वो सभी प्रकार के गुणों को रखते थे, टू मेक इट करेक्ट एंड प्रेसाइज, इसे करेक्ट, सही बनाने के लिए, एंड प्रेसाइज, और यथार्थ बनाने के लिए, यानी सूक्ष्म बनाने के लिए। द लैंग्वेज ऑफ द पोएट्री, इस पोइट्री की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, बिकेम आर्टिफिशियल, वो आर्टिफिशियल हो गई, यानी कृत्रिम हो गई। दस, इस प्रकार, इट वॉज वेरी डिफाइनेटली द एज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी ये अंडरस्टैंडिंग की एज को डिफाइन करता है, द एज ऑफ एनलाइटमेंट, और एज ऑफ एनलाइटमेंट को भी डिफाइन करता है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।